Detailed structure of a nucleus. A very important organelle in both plant and animal cells. इसमें हम देख पा रहे हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर वाली झिल्ली, और एक इनर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन से बाउंड है ये। अंदर पानी पानी है और इसको साइटोप्लाज्म नहीं बोलते, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। दिस फ्लूइड फाउंड इन द न्यूक्लियस। A dark circular body, the nucleolus, can be seen here, like here. Nucleolus is not bound by any membrane. ये membrane bound organelle या पार्ट नहीं है सेल का। और न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? टू फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए होता है वो कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। याद है ये वाला स्ट्रक्चर बनाते थे और इसमें ऐसा ऐसा दिखा दो। ये राइबोसोम की शक्ल है पूरी, और ये क्या पड़ा है? आरएनए पड़ा है। इसको किसने बनाया? न्यूक्लियोलस ने बनाया। और अंदर और क्या पड़ा है? आरएनए, प्रोटीन्स, बहुत कुछ पड़ा है। तो ये छेद छेद देख रहे हैं आप, ये दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। जहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेंगी वहाँ पर न्यूक्लियर पोर है, छिद्र है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर। और यहाँ से आना जाना होगा किसका? आदान प्रदान, आरएनए का, प्रोटीन्स का आना जाना लगा रहेगा। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो खाली जगह है पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाती है। ये बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, बाहर के साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को अलग अलग कर रही है। और उसके अलावा क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन मटेरियल, ये धागे धागे आपको दिख रहे हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। यही क्रोमेटिन मटेरियल बाद में क्रोमोसोम बन जाता है जब भी सेल एक्टिवली डिवाइड करने लगता है, तो क्रोमोसोम बन जाते हैं। किसके? क्रोमेटिन थ्रेड्स के। न्यूक्लियस की ये दोनों मेम्ब्रेन्स आगे किससे जाके मिल रही हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई हैं। आपको पता है कॉन्टिन्यूस हैं, और राइबोसोम भी जहाँ तहाँ मिल जाते हैं, अटैच्ड। ये वाला कौन सा न्यूक्लियस बनाया गया? ये वाला डायग्राम, ये इंटरफेस न्यूक्लियस कहलाता है। इंटरफेस यानी रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सेल की इंटरफेस में रेस्टिंग स्टेज कहलाती है। और इंटरफेस वाले न्यूक्लियस की शक्ल है का डायग्राम है ये वाला, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल नज़र आएगा आपको, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन धागे नज़र आएंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स नज़र आएंगे। लेकिन 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 जब भी सेल डिवाइड करने लग जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा या माइटोसिस मियोसिस करेगा, डिविजन्स करेगा, डिवाइड करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तब क्रोमेटिन मटेरियल विल स्टार्ट लूजिंग वाटर। वाटर लूज करने लग जाएगा क्रोमेटिन के धागे। और इसका मतलब वो कैसे हो जाएंगे? श्रिंक होने लग जाएंगे, क्योंकि उनमें पानी जा रहा है। तो श्रिंक होते होते वो कैसी शेप ले लेंगे? रॉड शेप स्ट्रक्चर्स की शेप्स ले लेंगे, जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये पड़े हैं क्रोमोसोम्स, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब जब आपको रॉड शेप स्ट्रक्चर नज़र आए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो वो डिवाइड कर रहा है, वो सेल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। सेल के अंदर का न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। इसको डिस्कवर किसने किया सबसे पहले दुनिया में? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, आपको पता है। और फ्लेमिंग भी बड़ा फेमस नाम आता है यहाँ पे, क्योंकि क्रोमेटिन नेटवर्क का नाम सबसे पहले किसने दिया था? फ्लेमिंग ने, स्टेनिंग करके, डाइज करके। और कई सेल्स बड़े अजीब सेल्स हैं, जैसे सीव ट्यूब्स प्लांट्स के अंदर। आपको पता है कि फ्लोएम में सीव ट्यूब्स मिल जाती हैं, और इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियस नहीं होता। ये सीव ट्यूब के सेल्स पड़े हैं, एक सेल, दूसरा सेल, ये सेल हैं। क्या इनमें न्यूक्लियस होता है? नहीं। क्या आरबीसी में, एरिथ्रोसाइट्स में, मैमल्स के एरिथ्रोसाइट्स में
न्यूक्लियस मिलेगा? नहीं मिलेगा, एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। इसलिए ये बड़े कम जीते हैं, ओनली 120 डेज ये जी पाते हैं। पैरामीशियम क्यों बनाया गया यहाँ पे? क्योंकि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियाई पड़ा होता है। कईयों में तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी होती है, आपको पता है। कई फंजाई में कई जगह पे मिल जाते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई सेल्स के अंदर। और आपको पता है एक मसल सेल भी होता है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। किसमें? स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर्स में, स्ट्राइटेड मसल्स में। पैरामीशियम में ये 2, 1 and 2 क्या बनाए गए हैं? न्यूक्लियाई। कैन यू सी? इस शेप के, एक किडनी शेप्ड और ऐसे एक राउंडेड, 2 न्यूक्लियाई पड़े हैं पैरामीशियम में। What is the function of the nucleolus? The rounded body found in the nucleus, the dense body. It can be one, it can be many, and it is responsible for forming the ribosomal RNA. ये राइबोसोम है, इसकी कैप और हेड बनाई गई है। इसके अंदर जो आरएनए पड़ा होता है उसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। और ये आया कहाँ से? न्यूक्लियोलस इसको पैदा करता है। 2 cells, cell A, cell B. What is the difference? Nuclei. Here so many nuclei, 1, 2, 3 and so on, while here only one nucleolus. Which of the two, according to you, which cell is actively engaged in lot of protein synthesis? More protein कहाँ पर बन रहा है, synthesis हो रहा है A और B में से comparatively? आपका दिमाग क्या कहता है? क्या कहता है? आप क्या कहते हो? Yes, A is the answer here. More proteins are being formed. That is why there are more nucleoli. Because why? Because it is the nucleoli which will form the ribosomal RNA. Ribosomes will be formed out of this. The more the ribosomes, greater the protein synthesis. Now look at the differences. You have to tell which of the 2 nuclei shown here is that of an actively dividing cell. Multiplying cell, which represents A1 or B1, which one? Yes, answer is B, of course, you knew it. Right answer. Because here rod shaped chromosomes are seen. Whenever there are chromosomes found in the nuclei, that means they are dividing cells. Whereas when it is chromatin material, chromatin network, chromatin threads, such a nuclei belongs to the interphase cell, cell in the interphase, that is not dividing, non-dividing cell. कोई आपसे न्यूक्लियस के फंक्शंस पूछे या फिर क्रोमेटिन के पूछे, क्रोमेटिन मटेरियल के, या फिर फंक्शंस पूछे क्रोमोसोम्स के, तो दे आर द सेम ऑलमोस्ट. Functions of the nucleus. The nucleus controls all the activities of a cell. सेल के जो क्रियाकलाप हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप, जैसे कि बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर एक ही वक्त में, और ट्रांसपोर्ट और रिप्रोडक्शन, टेकिंग इन ऑफ फूड, गिविंग आउट ऑफ वेस्ट, टेकिंग ऑक्सीजन, गिविंग आउट CO2 एट्सेट्रा, सारे क्रियाकलापों में, प्रोसेसेस में कौन कंट्रोल कर रहा है, उस पर नियंत्रण रख रहा है? न्यूक्लियस. जैसे समुद्र की एक शिप को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? एक कैप्टन ऑफ द शिप. ही इज द हेड. ही कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज गोइंग ऑन द शिप. जैसे आपके स्कूल में कौन है कप्तान, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल रख सकता है, करता है? प्रिंसिपल मैम या सर.
और इसी प्रकार एक सेल के अंदर कौन कप्तान है, कैप्टन है ऑफ द सेल? द न्यूक्लियस is the captain of the cell. That means it is the main organelle that controls all the activities of the cell. Second point, nucleus controls cell division in a cell. जब सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक पर्टिकुलर साइज ले लेता है, अटेन कर लेता है, तब वो डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में, और इसी से मल्टीप्लिकेशन भी होती है। आपको पता है सेल मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ होती है इंडिविजुअल्स की। वो सब किस पे डिपेंडेंट है? न्यूक्लियस पे। माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिविजन्स हैं जो किसके कंट्रोल में है? न्यूक्लियस के। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट, द न्यूक्लियस passes genetic information, transfers genetic information from the parents to the offsprings. बच्चों में जो भी गुण आते हैं वो माता पिता से मिलते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप चलते अपने पापा की तरह हो, कोई कहता है कि आपकी शक्ल आपकी मम्मी से मिलती है। तो ये जो जेनेटिक ट्रेट्स हमारे इतने मिलते जुलते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, बहुत सारे फीचर्स, गुण, ट्रेट्स, ये सब कौन दे रहा है? ये न्यूक्लियस दे रहा है, यानी कि क्रोमोसोम्स दे रहे हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे बारे में, और पेरेंट्स से आते हैं। एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आता है। ऐसे करके पेयर बन जाता है, 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स बन जाते हैं। और एक में माता के फीचर्स, एक में पिता से आए तो वहाँ से फीचर्स मिले। इस प्रकार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है न्यूक्लियस कह लो, या क्रोमोसोम्स कह लो, या क्रोमेटिन कह लो। तीनों के फंक्शंस मोर और लेस सेम। सिंपल क्रोमोसोम फॉर यू डायग्राम। एंड व्हाट इज अ क्रोमोसोम मेड ऑफ? कोई पूछे भाई बना किसका होता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स का क्रोमोसोम ज़्यादातर बना होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स will form the what? Chromosome, isn't it? But it can be in certain cases RNA also, or it could be non-histone proteins also available. So this is the chromosome containing the DNA in it. Now can you look at this constriction? It is called the primary constriction. सिकुड़न, संकुचन। देख रहे हैं ये आर्म्स हैं और यहाँ पे संकुचन हो रखा है, संकुचित है ये एरिया, बहुत छोटा सा ऐसे रिड्यूस्ड है, इसलिए इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। और इसको सेंट्रोमियर कहते हैं कॉमनली। ये आर्म्स बन गई, क्रिएट हो गई, ठीक है, टोटल 4 आर्म्स। और ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। किसी किसी क्रोमोसोम में क्या होता है कि किसी भी आर्म में क्या हो सकता है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, एक और संकुचन भी पैदा हो सकता है, संकुचित एरिया, और उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोल देते हैं। क्योंकि वो बनी हुई है इसलिए वहाँ पे एक गोला सा प्रोड्यूस हो जाएगा, स्फेयर प्रोड्यूस होगा ही होगा, तो इस स्फेयर को सैटेलाइट कहते हैं। किसी किसी क्रोमोसोम में ये मिलता है। सैटेलाइट एक नॉन स्टेनिंग बॉडी है जो स्टेन नहीं करती, मतलब कलर्ड नहीं होगी, डाई नहीं हो पाएगी। सैटेलाइट एक फिक्स्ड पोजीशन में ही मिलेगा, फिक्स्ड लोकेशन में ही मिलता है। हाउ इज द क्रोमोसोम फॉर्म्ड? रिमेंबर इट इज फॉर्म्ड बाय द chromatin material, chromatin threads. They give rise to the chromosome. What is the chromatin made of, or chromosomes made of? Chromatin is made of DNA plus some basic proteins called histone proteins, plus some non-histone proteins would be there.
and RNA. These are the constituents of the chromatin material. A single human cell, if you look at it, and the nucleus, how many chromosomes will you find? 46. 23 pairs are found in the single cell of human beings. The 46 chromosomes, if you stretch them out, if you open up the chromatin and see the length, it will be 2 meter long thread like structure which you will be getting. 2 meters long thread, that is the chromatin. 2 meter long DNA will be found when you open up the 46 chromosomes. Disc shaped structures called kinetochores are found on the sides of the centromere. Kinetochores. If one looks at the location or position of the centromere in a chromosome, which one is the centromere? This primary constriction is called the centromere. Based on its position in the chromosome, there are 4 types of chromosomes available. 4 diagrams of chromosomes A, B, C and D have been shown. A chromosome, B chromosome, C and D chromosome. बहुत डिफरेंट हैं, इनमें सारे अलग अलग नज़र आ रहे हैं. आपको बताना है इनमें मेटासेंट्रिक कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक कौन से वाला है. मैच द फॉलोइंग, वो बताओगे भी आप भी. अब आपको कहोगे कि हमें कहाँ पहले पता, हम वीडियो इसीलिए देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर देखो. मेटा का मतलब ही होता है मिडल, बीच में, ठीक है. और सब मेटा से थोड़ा सा इधर उधर. टीलो जब वहाँ जाए तो टीलो का मतलब तो बिल्कुल टिप पे, ठीक है. एक्रोसेंट्रिक थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है. तो अब आपको हिंट्स मिल गए हैं, देखते हैं कौन सा है. ए में हमें ये वाली जगह की आर्म्स और इस साइड की आर्म्स लगभग बराबर लग रही हैं, इक्वल आर्म्स. दैट मीन्स द primary constriction, that is the centromere, is almost at the center. It is at the center, middle. तो ये कौन सा हुआ? मिडल वाला दिख रहा है ना, ये ए वाला बिल्कुल मिडल में है सेंट्रोमियर. तो ये कौन सा हुआ? मेटासेंट्रिक. Whenever the centromere is located right in the middle of the arms, middle of the chromosomes, then it is the metacentric arrangement. What about सब मेटासेंट्रिक? यानी कि मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हेर फेर हो गया भाई, तो बी वाला ये सीधा सीधा ये बनता है, सब मेटासेंट्रिक बनेगा. वो कैसे? क्योंकि थोड़ा सा खिसक गया, देखो सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊंचा हो गया, अनइक्वल हो गई हैं आर्म्स. ये थोड़ी कम वाली आर्म्स साइज में, ये थोड़ी लंबी आर्म्स है ना, दिख रहा है. तो जब वो ज़रा सा शिफ्ट हो जाए, सब मेटासेंट्रिक मीन्स centromere nearer to one end of chromosomes. Centromere nearer to one end of chromosomes. Look at C. अब थोड़ा और खिसक गया है, मतलब इन अनइक्वालिटी ऑफ आर्म्स बढ़ गई है दोनों साइड की. तो इसका टीलो तो बनेगा नहीं, टीलो तो बिल्कुल डी वाला लग रहा है, टिप वाला लग रहा है जी. तो एक्रोसेंट्रिक पकड़ लो इसको, ठीक है. हाँ, तो ये है सी, एक्रोसेंट्रिक सी. सब मेटासेंट्रिक है बी, मेटासेंट्रिक है ए, है ना भाई. और ये एक्रोसेंट्रिक में क्या हो रहा है? हाउ टू डिफाइन इट? whenever the centromere is situated close to the end of the chromosome, then it is called acrocentric arrangement. Acrocentric chromosome.
D देखते हैं, telocentric D. That means the terminal centromere. Whenever the centromere has reached the tip of the arms, that means lot of inequality now. One side of the arms are so less and the rest are all large and longer. Such a chromosome is the telocentric chromosome, terminal centromere chromosome.